बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नाइकॉन वर्चुअल कैंपस। मैं हूं मुदस्सिर जमील और आज जो केमिस्ट्री का लेक्चर है वो एमडी कैट यूनिट नंबर 13 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा। इस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो पढ़ना है। इस यूनिट में बेसिकली 3 तरह के कंटेंट्स हैं। फर्स्ट कंटेंट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकेंड पार्ट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ their structures, and the third part is the classification of the organic compound on the basis of functional group. The final and the last part, that is the most important one, is the isomerism, जिसको हमने 2 लेक्चर्स में इंशाल्लाह कवर अप करना है। तो जल्दी से जो है हम अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले देखें जी, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है इसकी क्लासिफिकेशन, और इसकी क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमारे पास पहला नाम आता है, ये नाम है लेम्ब्रे का। लेम्ब्रे ने इन 1675 में सबसे पहले उस वक्त के जो नेचुरल रिसोर्सेज की बेस पे कंपाउंड्स थे उनको क्लासीफाई करने की कोशिश की। उसने बताया कि कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल ओरिजिन। तो हम कंपाउंड्स को उस वक्त नेचुरल रिसोर्सेज की बेस पे 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ये उसका क्लेम था। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड दैट द कंपाउंड्स कुड बी क्लासिफाइड इनटू द ऑर्गेनिक और द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। रीजन क्या थी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग्स, ये जो है जानदारों में से ऑब्टेन किए जाते हैं। और ये जो वर्ड है इन के मीनिंग होते हैं नॉट और ऑर्गेनिक नॉन लिविंग्स। तो इसका मतलब ये ऑब्टेन कहाँ से किए जाते थे? फ्रॉम नॉन लिविंग्स में से, बेजान चीज़ों से ऑब्टेन हो सकते थे। एंड दे हैव द मिनरल ओरिजिन, इनमें जो है इनका मिनरल ओरिजिन होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ये समझा जाता था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल्स हम कहते हैं हमारे पास हैं लिपिड्स, हमारे पास हैं प्रोटीन्स, हमारे पास हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये वो कंपाउंड्स हैं जो ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रॉम द लिविंग्स। और नॉन लिविंग्स में अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास जैसे वाटर है, H2SO4 है, HCl है, HNO3 है, ये वो कंपाउंड्स हैं जो नॉन लिविंग में से ऑब्टेन, जिनको मिनरल ओरिजिन का नाम देते हैं। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट नोट, ये बात याद रखें कि ये जो वर्ड है ऑर्गेनिक का, ऑर्गेनिक की जो टर्म है ये 1807 में इंट्रोड्यूस्ड हुई थी। ये टर्म इंट्रोड्यूस हुई थी 1807 में। और ये भी बात याद रखें कि ये जो हमारे पास वर्ड है ऑर्गेनिक, ये हमेशा ड्राइव किया जाता है फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म में से, यानी जानदार। तो ऑर्गेनिज्म में से, लिविंग्स में से जो है ये ऑब्टेन किया गया। इस तरह से ये ऑर्गेनिक की डेफिनेशन जो है कंप्लीट होती है। तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया हमारे पास, और ये हमने यहाँ पे डिस्कशन अपनी कंप्लीट की। इसके बाद टाइम आता है जी वाइटल फोर्स थ्योरी का। वाइटल कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वाइटल। अब यहाँ क्या मीनिंग्स हैं? जैकब बेrzelius 1815 में एक थ्योरी पेश करता है जिसको नाम दिया जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी का। ये थ्योरी क्या कहलाती है? वाइटल फोर्स का मतलब होता है कि उसने बताया था कि एक सुपर नेचुरल फोर्स होती है, सुपर नेचुरल फोर्स जो सिर्फ कुदरत की फोर्स है और सिर्फ लिविंग्स में पाई जाती है, नॉन लिविंग्स में इसका कोई वजूद नहीं। तो इसलिए इसने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी वाइटल फोर्स थ्योरी। और इसने ये बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स मैंने आपको बताया कि सुपर नेचुरल फोर्स को कह रहे हैं कि यानी कि कुदरत ने ये कुव्वत सिर्फ और सिर्फ जानदारों में दी है, बेजान चीज़ों में ये कुदरत नहीं डाली हुई। और इनको आप सिंथेटिकली लेबॉर्ट्रीज में आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये उसका क्लेम था।
और ये वाइटल फोर्स थ्योरी। अच्छा, इसकी अगर मैं आपको बात बताऊं तो इसकी बात को वेरीफाई करने के लिए एक साइंटिस्ट था स्केले, उसने कुछ डिस्कवरीज कर रखी थी मुख्तलिफ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से, लिविंग थिंग में से। जैसे उसने जो है वो लैक्टिक एसिड डिस्कवर किया था फ्रॉम द सोर मिल्क, मालिक एसिड फ्रॉम द माली मीन एप्पल, एप्पल में से उसने डिस्कवर किया था। और इसी तरह से ऑक्सैलिक एसिड जो है उसने डिस्कवर किया था फ्रॉम द केन शुगर। सो उसने ये बात बिल्कुल इसको वेरीफाई कर दी कि भाई जी ब्राज़िलियस जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। केमिस्ट्री की एक ब्रांच इसको हीरो मानती है, जिसमें इसने एटॉमिक सिंबल्स के बारे में बताया। आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 1 पहले ही पेज पे पढ़ा होगा। इसने ये बात बताई थी कि एटॉमिक सिंबल्स होते हैं एलिमेंट्स के नाम लिखने के बजाय। और दूसरा इसने ये बात बताई कि आप एटॉमिक मैसेज को जो है वो आप स्टडी कर सकते हैं, तो एटॉमिक मैसेज की डिस्कवरी भी इसने बताई थी। सो एक ब्रांच तो इसको हीरो मान रही है, लेकिन दूसरी ब्रांच ये है कि ये ऑलमोस्ट 100 ईयर्स तक जो है वो ऑर्गेनिक की डेवलपमेंट भी नहीं हुई। इतनी स्ट्रॉन्ग थ्योरी थी, इतनी स्ट्रॉन्ग उसने आर्गुमेंटेशन बताई थी कि इस थ्योरी को रिजेक्ट करते करते एक एक्सीडेंट डिस्कवरी हुई, तब जाके ये थ्योरी रिजेक्ट हुई, अदरवाइज शायद इस थ्योरी को ऐसे ही चलने दिया जाता। अब एक्सीडेंटल डिस्कवरी किससे हुई है? ये हुई है वोलर से, फेडरिक वोलर जो है ये इसने एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी की थी एंड ही वाज द स्टूडेंट ऑफ ब्राज़िलियस का ये स्टूडेंट था। इसने एक्सीडेंटली हीट किया था अमोनियम साइनेट को और वो कन्वर्ट हो गया यूरिया में। दैट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। अब देखो स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास है अमोनियम साइनेट। थोड़ी सी मैं आपको ना बात इसमें एडअप करवाता हूँ अमोनियम साइनेट के बारे में। ये होता है अमोनियम सल्फेट, NH4 2 SO4, अमोनियम सल्फेट कहते हैं इसको। इसको अगर हम KCNO पोटाशियम साइनेट से रिएक्ट करवा दें तो हमारे पास ये रिएक्शन बन जाएगा K2SO4, ये 2 पोटाशियम है और यहाँ से ये सल्फेट के साथ ये कंबाइन हो जाते हैं, ये बन गया K2SO4 और बाकी रह गया अमोनियम साइनेट, तो ये बन गया जी 2NH4CNO। आप देखें कि ये जो 2 है इस CNO के साथ भी है, ये साइनेट कहला रहा है, और ये जो 2 है इस अमोनियम के साथ भी है। तो इस तरह से ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो 2 अमोनियम साइनेट हमने यहाँ लिख दिया। फाइनली अब देखें ये है अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट जो है जब इसको हीट किया, लेकिन वो एक्सीडेंटली हीट हुआ, एक्सीडेंटली हीट होने के बाद ये क्या बन गया? NH2C डबल बॉन्ड ONH2, इसको हम कहते होते हैं यूरिया। ठीक है जी, यूरिया, इनको हम कार्बामाइड्स भी कहते हैं। ये कार्बामाइड्स होते हैं क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है, इसको हम एमाइड भी कहेंगे, इसको हम एमाइनो भी कहेंगे, एमाइनो। ठीक है जी, तो ये हमारे पास है। ये भी याद रखनी है बात कि ये फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर किया जाता है। फर्स्ट, पहला जो डिस्कवर हुआ था, जो रिपोर्ट हुआ था। लीजिए, इसकी डिस्कवरी होते ही कॉल्बे ने फौरन मीथेन प्रिपेयर कर ली और बर्थलॉट ने जो है वो एसिटिक एसिड जो है ये प्रिपेयर कर लिया। तो सिर्फ इसकी डिस्कवरी के बाद फौरन क्विकली जो है डिस्कवरीज होना शुरू हो गई। तो क्योंकि हमने टॉपिक पढ़ा तो लीजिए हम बात की तरफ आते हैं और एक MCQ से बात शुरू करते हैं। MCQ जो है आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, मैं यहाँ पर ऑप्शन लिखूँगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं आपको अगर ऑप्शन देना चाहूँ तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास CH4 मीथेन, ऑप्शन बीटा है CH3COOH एसिटिक एसिड, ऑप्शन चार्ली हमारे पास है CCl4 एंड ऑप्शन डेल्टा इज यूरिया। सो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? डेफिनेटली द करेक्ट ऑप्शन विल बी यूरिया, डेल्टा ऑप्शन। अब इसी यूरिया से अगर हम आगे बढ़ें
तो हम यहाँ पे ना एक एमसीक्यू दोबारा एक और जो है वो देखते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन यूरिया, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन यूरिया। अब ये यूरिया है, अब यूरिया का मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर देता हूँ, NH2 C डबल बॉन्ड ONH2, ये हमारे पास हो गया यूरिया। इसमें हमारे पास है, हम कहते हैं जी एमाइनो, हम कहते हैं इसमें कार्बोनाइल, हम इसमें नाम दे देते हैं एमाइड, और हम इसमें कह देते हैं जी ऑल। क्या हो सकता है इसमें फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप इसमें कंसीडर होगा, हमेशा याद रख लें, एमाइड, एमाइड ग्रुप कंसीडर होगा। ये एमाइनो भी है, लेकिन क्योंकि हमारे पास क्लास जो है ये प्रेफर की जाती है, ये आप प्रेफर करेंगे इस क्लास को, दैट्स वाई दिस फंक्शनल ग्रुप इज कंसीडर्ड एज एमाइड। चैप्टर नंबर 9 में प्रायोरिटी ऑर्डर आपने पढ़ा होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर में आपने पढ़ा होगा कि ये एमाइड ग्रुप एमाइनो ग्रुप से जो है ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, इसलिए जो क्लास है वो एमाइड्स मानी जाएगी और फंक्शनल ग्रुप भी इसी को हम कंसीडर करेंगे। ये हमारे पास बात होगी। एक और चीज़ भी आपने याद रखनी है कि अगर हम इसका मोलेकुलर फार्मूला बनाना चाहें तो ये बन जाएगा N2H4CO। ये भी आपने याद रखनी है बात कि ये इसका एक मोलेकुलर फार्मूला जो है ये हम मानेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। तो अब ये हमारे पास एमसीक्यू तो हो गया डिस्कस। फाइनली हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। हम देखते हैं ओल्ड डेफिनेशन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कि डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी क्या इस तरह से। अब ये डेफिनेशन जो हम लिखते हैं ये है द स्टडी ऑफ कार्बन containing compounds, the study of carbon containing compounds is called organic chemistry। ये एक ओल्ड डेफिनेशन बनी थी जो स्टडी की गई। अब अगर मैं इसमें एक एमसीक्यू ऐड करना चाहूँ तो एमसीक्यू जो है वो हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर एमसीक्यू ये लिख रहा हूँ मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनमें से आपने बताना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा माना जाएगा। ऑप्शंस हैं हमारे पास HCN, ऑप्शन है हमारे पास NaHCO3, ऑप्शन है हमारे पास Pb4C, या ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दिस। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अब आप अगर देखें तो आपको इस डेफिनेशन के मुताबिक कार्बन इसमें भी नजर आ रहा है, कार्बन इसमें भी नजर आ रहा है, कार्बन इसमें भी नजर आ रहा है। क्या ये सारे ऑर्गेनिक माने जाएंगे? आंसर इज नो, नन ऑफ देम इज द ऑर्गेनिक इन नेचर। ऑर्गेनिक इन नेचर नहीं है। क्यों नहीं है? हम कहते हैं कि बाद में ये पता लगा बहुत से ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, लाइक आप देखें अगर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, ये सारे जो ऑक्साइड्स हैं ये सारे इनऑर्गेनिक इन नेचर है। एक्सेप्शन है ये ऑर्गेनिक नहीं होंगे। आफ्टर दैट दूसरी बात, हम कहते हैं जितने भी सल्फाइड्स हैं, हम कहते हैं जितने भी साइनाइड्स हैं, जितने भी कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स हैं, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स, दीज ऑल आर नॉट कंसिडर्ड द ऑर्गेनिक इन नेचर। सो ये ऑर्गेनिक नहीं माने जाएंगे। ठीक है, अगर ये किसी भी कंपाउंड में आ जाएं तो दे आर नेवर कंसिडर्ड एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको नहीं मानेंगे हम ऑर्गेनिक। तो फिर मॉडर्न डेफिनेशन क्या बनी? मॉडर्न डेफिनेशन ये बनी हमारे पास कि द स्टडी ऑफ, ये डेफिनेशन बनी, द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। ये इनकी ना डेफिनेशन प्रॉपर बन गई। अब हम कहते हैं जी हाइड्रोकार्बन्स कैसे? ये अगर हम आप देखें एग्जाम्पल के तौर पे, हम कहते हैं जी लाइक हम ही एग्जाम्पल ले लेते हैं CH4 की एग्जाम्पल, दिस इज द मीथेन। ये हमारे पास है जी हाइड्रोकार्बन। इसमें अब आपको
हाइड्रोजन और कार्बन नज़र आ रहा है, ठीक है। अब आप देखें इसके डेरिवेटिव्स, मैं इसके डेरिवेटिव में लिख देता हूँ CH3OH, मैं इसके डेरिवेटिव में लिख देता हूँ CH3Cl, मैं इसके डेरिवेटिव में लिख देता हूँ CH2Cl2, मैं इसके डेरिवेटिव में लिख देता हूँ CCl4। ये तमाम क्या हैं? these are the derivatives of the organic compound। इनको हम क्या नाम दे रहे हैं? These are derivatives and this one is called the हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन है, ये इनके डेरिवेटिव्स हैं। ये इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के आप कोई भी ग्रुप लगा दें, या दो हाइड्रोजन निकालें, या तीनों चारों हाइड्रोजन निकाल के कोई ग्रुप लगा दें, ये डेरिवेटिव बन जाते हैं। इनको भी हम क्या मानते हैं? ऑर्गेनिक इन नेचर। दे आर ऑल्सो ऑर्गेनिक इन नेचर। अब जबकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टडी कर चुके हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दरमियान में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस नज़र भी आ रहे होंगे, इनको ज़रूर नोट डाउन करना है, आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव्स हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो हैं जिनमें मिनरल ओरिजिन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत लार्ज नंबर उनकी एग्जिस्टेंस है, बहुत वेरिएशंस है, वेराइटीज़ बहुत हैं, जबकि इनऑर्गेनिक एज कम्पेयर टू द ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर स्मॉल इन नंबर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म फ्रीक्वेंटली एग्जिस्ट करता है, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म रेयर होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर कोवेलेंट इन नेचर, while the inorganic compounds are mostly ionic in nature. Organic compounds are less soluble or insoluble in water, while the inorganic compounds are mostly soluble in water. Organic compounds are non-conductor in any state, while the ionic compounds are conductor in the molten or in the solution form as well. Organic compounds have the low melting and boiling points, while the inorganic compounds have the high melting and boiling points. फाइनल बात यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में होमोलोगस सीरीज़ एग्जिस्ट करती हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होमोलोगस सीरीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये हमारे पास ये चंद डिफरेंसेस थे, चंद बातें थी जो मैंने आपको जो है यहाँ पर कंप्लीट करवाएं। फाइनली एक MCQ हम लिखते हैं। MCQ ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शंस हैं हमारे पास CCl4, ऑप्शन इज CH3OH, ऑप्शन इज CH3Cl, फाइनल ऑप्शन है हमारे पास CH4। ये हमारे पास है। तो आप जल्दी से सोचें और देखते हैं आप लोग क्या आंसर सोचते हैं। लें जी, आपने बिल्कुल सही सोचा। करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। दिस इज द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। होपफुली आप लोगों ने इस लेक्चर में काफ़ी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया होगा। इसी तरह के और लेक्चर सुनने के लिए साथ कनेक्टेड रहें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।